हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आने वाले समय में आप जल्द से जल्द बिहार में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति प्राप्त करें, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं। दोस्तों इस क्लास में आज एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, या फिर हम कह सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। यह एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप छोटे से छोटा कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे यूजीसी नेट जैसा एग्जाम देते हो, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या फिर 5 सूत्र क्या है, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों जी। सबसे पहले जो विद्यार्थी बिहार के हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पर भारत में कहीं भी छोटी मोटी अपडेट आती है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पूरे भारत में अगर कहीं भी कोई भी वैकेंसी आती है, उसकी PDF, वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जो फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र ऑब्लिक नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र व नियम, ठीक है दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या नियम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप भी जो है एक पेन और रजिस्टर अपने हाथ में रखिए। जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे बार बार मेरा विनम्र है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी अपने साथ पेन और रजिस्टर लीजिए, और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार अपने रजिस्टर में जरूर नोट डाउन कीजिए। मैं बार बार इस क्लास के माध्यम से कहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक बार बार आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये सब्जेक्ट याद नहीं होता है। तो याद करने का, इस सब्जेक्ट को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक बार अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए। तो एक बार जब इस टॉपिक के बारे में आप नोट्स बना लोगे, तो दूसरी बार तीसरी बार केवल आपको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करने से धीरे धीरे ये टॉपिक आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा। और मेन एग्जाम में अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक में से आएगा, तो आपके उस सवाल को लेकर किसी प्रकार का डाउट और किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। और वो एक सवाल इस टॉपिक में से जो आएगा, वो 100% आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने हाथ में पेन और रजिस्टर ले लिया है, और मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाइए, ताकि मजा आएगा आपको लिखने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
पहला सवाल आपके मन में यही है दोस्तों कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या 5 नियम क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 लॉ, सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। ये फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस आर रंगानाथन, ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन की क्या है दोस्तों, पहली किताब है। क्या है दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगानाथन की, डॉक्टर रंगानाथन की प्रथम पुस्तक, ठीक है ना। तो पहला सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर एस आर रंगानाथन, कि निम्नलिखित में से डॉक्टर एस आर रंगानाथन की पहली किताब का नाम क्या है। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन की पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं। ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन की क्या है दोस्तों, पहली किताब है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस किताब को लिखा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट वाज रिटन, ठीक है ना। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा, ठीक है ना। इस किताब को डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा इस किताब को लिखा गया था, ठीक है ना। तो इस किताब को लिखा गया, इट वाज रिटन है, लिखा गया, ठीक है ना। इस किताब को लिखा गया रंगानाथन के द्वारा। तो कब लिखा गया, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, इस किताब का जो फर्स्ट एडिशन है, इस किताब का जो फर्स्ट एडिशन है वो आया था 1931 में, ठीक है ना। फिर इस किताब का जो सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन आया था 1957 में, और फिर इस किताब का जो थर्ड एडिशन है, और थर्ड एडिशन आपको 1992 में आया था। ये तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। इस किताब को लिखा गया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा। कब लिखा गया था, 1931 में, मतलब इस किताब को जो प्रकाशित किया गया था 1931 में इसका प्रकाशित किया गया था। सेकंड एडिशन कब आया था, 1957 में आया था, और थर्ड एडिशन कब आया था, 1992 में आया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये विशेष जो चीज है आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो ये किताब है, किताब का नाम क्या है दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो सूत्र ये किताब है, ठीक है ना। इस किताब का जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन का मतलब होता है रेंडरिंग। क्या होता है दोस्तों, रेंडरिंग। तो इस किताब का जो प्रतिपादन कब हुआ था, अगर पूछा जाता वहां पर कि इस किताब का प्रतिपादन कब हुआ था, तो प्रतिपादन हुआ था दोस्तों 1928 में। और कहां पर हुआ था, तो एक ध्यान रखना है कि मीनाक्षी कॉलेज, कौन सी कॉलेज दोस्तों, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, अन्नामलाई नगर मद्रास में, अन्नामलाई नगर मद्रास में। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इस किताब का जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन का मतलब होता है अंग्रेजी में कहते हैं रेंडरिंग, या फिर हम कह सकते हैं कंसीव्ड भी एक वर्ड आता है, ठीक है ना। तो इस किताब का प्रतिपादन जो है 1928 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर मद्रास में। ये पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि प्रतिपादन कौन सी कॉलेज में हुआ था, तो मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर मद्रास में हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर इस किताब को पब्लिश किया गया था, फर्स्ट पब्लिश्ड, ठीक है ना, फर्स्ट पब्लिश्ड, ठीक है ना, पब्लिश्ड इन, इस किताब को पहली बार प्रकाशित किया गया था 1931 में, ठीक है ना भाई। पहली बार पब्लिश कब किया गया था, पहली बार प्रकाशित कब हुई थी, 1931 में हुई थी। लेकिन इस किताब को पहली बार किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इसको प्रकाशित किया गया था माला के द्वारा। माला का मतलब क्या होता है दोस्तों, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया था। पब्लिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकाशित, ठीक है ना।
तो इस किताब का जो प्रकाशन है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। दो सवाल बनते हैं कि इस किताब के लेखक कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। लेकिन इस किताब को प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, अर्थात माला के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि माला की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, मद्रास लाइब्रेरी की स्थापना 1928 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? ये हुई थी रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रंगनाथन के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना रंगनाथन के द्वारा 1928 में की गई थी, ठीक है ना। और इस किताब को जो पहली बार प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, इस किताब को पहली बार प्रकाशित किया गया था। और ये किताब पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1931 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये किताब जो है जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक जो किताब है। इस किताब का जो है फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस किताब जो ये किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस किताब का फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है ना। इस किताब की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? पी.वी. शिवा स्वामी के द्वारा, शिवा स्वामी अय्यर। किसके द्वारा? पी.वी. शिवा स्वामी, पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा, पी.एस. कर देना, सॉरी, ठीक है। तो पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि रंगनाथन की जो पहली किताब है जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस किताब की जो प्रस्तावना का मतलब अंग्रेजी वर्ड याद रखना, फॉरवर्ड। तो इस किताब की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। और इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूमिका। इस किताब की जो भूमिका है वो भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? W.C.B. शेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? W.C.B. शेयर्स के द्वारा इस किताब का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, हम इस किताब की भूमिका भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा में कि इस किताब की प्रस्तावना लिखी गई थी पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा और इस किताब की भूमिका लिखी गई थी उनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? W.C.B. शेयर्स है। उनके गुरु के द्वारा इस किताब का इंट्रोडक्शन भी लिखा गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप सभी लोग बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर आखिरकार वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या एक दिन के अंदर लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं। लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कम से कम आपके पास आज से 6 महीने होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने लगेंगे आपको सिलेबस को पूरा करने में और 3 महीने आपको चाहिए रिवीजन और टेस्ट देने में। तब जाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो बिलीफ लेवल का पूछा जाता है, और जो विद्यार्थी बिलीफ लेवल का सिलेबस पढ़ लेता है तो उसके बाद जो है वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देता है वो आराम से सफल हो जाता है। लेकिन बिलीफ लेवल के सिलेबस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए, एमसीक्यू के लिए कम से कम आज से 6 महीने चाहिए। 3 महीना आप लोगों को लगेगा सिलेबस को पूरा करने में और 3 महीना आपको लगेगा रिवीजन करने के लिए। तो अगर आपके पास 6 महीने की रणनीति है, डेली अगर आप 6 घंटा दे सकते हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में अभी जो है टीचर की वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। तो टीचर की वैकेंसी फार्म भरने के बाद मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो गया। तो मान लीजिए अगर थोड़े समय बाद बिहार में वैकेंसी आती है और जैसे ही
फार्म शुरू होते हैं और उसके 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि 1-1.5 महीने में आप सिलेबस पूरा कर ले पूरा सिलेबस कर पाओगे? नहीं। उस अगर मान लीजिए वैकेंसी आने के बाद 1.5 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो वो सभी उसमें किसका सिलेक्शन होगा? जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थी का सबसे पहले सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपकी वैकेंसी अगस्त में आती है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर में दे रहा हूँ, अगस्त में आपकी वैकेंसी आती है 1 अगस्त को और 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाता है 1.5 महीने बाद। तो आपको लगता है कि जो विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे उसका सिलेक्शन होगा? उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई से पहले सिलेबस पूरा कर लिया है, उन्हीं विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी से पहले उन्होंने सिलेबस कर लिया है। वैकेंसी आने के बाद उनको केवल एक ही काम करना होगा, बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी जारी रखें, वैकेंसी तो कभी ना कहीं आ जाएगी। और दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव सोच भी रखते हैं, सर वैकेंसी तो आई नहीं है, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप तो कोर्स बेच रहे हो, आप तो पैसा कमाने का जरिया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी को विश्वास नहीं है वो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी ना करें, वो दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने डीएलएस और बीएलएस क्यों किया है मुझे बताइए भाई। आपके पास डिप्लोमा भी है, आपके पास बैचलर डिग्री है। जब आपने बैचलर डिग्री को करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन से आपने 15,000 10,000 रुपये खर्च किए हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ऑब्वियसली आपके पास उद्देश्य है, बैचलर डिग्री आपने किया है इतना पैसा खर्च करके, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको भविष्य में लाइब्रेरियन बनना है। जब आपने लाइब्रेरियन बनना है तो आप अभी से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर, मैं बताना चाहता हूँ, इस क्लास के माध्यम से 1-1 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि अब हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। जो विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहा है ना, अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा है, अब उनके अंदर एक आत्मविश्वास आने लगा है कि अब हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो आप उनको भी देख सकते हो, इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लाइब्रेरी साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस थोड़ा समय मांगता है। अगर आप अगले 6 महीने और रोज 6 घंटा अगर आप अपने आप को दे देते हो, तो समझ लीजिए आप लाइब्रेरियन कभी भी बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हम पढ़ रहे थे, इस किताब की जो प्रस्तावना है, भूमिका है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमने बताया है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, सबको पता है कि ये जो किताब है किसकी है दोस्तों? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो ये किताब है। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, जिन्हें भारत में क्या कहा जाता है? जिन्हें डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक। ठीक है ना, तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को कहा जाता है। ठीक है ना, तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक जो ये उपाधि है, क्या है दोस्तों? जो उपाधि है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? किसने कहा था भारत में सबसे पहले रंगानाथन को कि यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, कि आप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक है? ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी मॉरिस गायवर। ठीक है ना दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों? मॉरिस गायवर के द्वारा दी गई थी। ये मॉरिस गायवर कौन थे? तो ध्यान रखना है कि वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, इन 1947। जब 1947 में वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति, वाइस चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कुलपति कहते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस समय के जो कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, जिनका नाम था मॉरिस गायवर। क्या नाम था दोस्तों? मॉरिस गायवर नाम का जो व्यक्ति था,
उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1947 में अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित किया था तब डॉक्टर रंगनाथन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम पर कार्य किया था। तो उनके द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन को ये उपाधि दी गई कि यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, कि आप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्या हैं दोस्तों, जनक हो। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये ध्यान रखना, दी गई है मॉरिस गायोर के द्वारा दी गई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कुछ मेन फैक्ट, कि भाई जब आप डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में आखिरकार पढ़ ही रहे हैं तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में। एक जगह है मद्रास के अंदर सियाली गांव मद्रास के अंदर, वहाँ पर जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ये कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गांव का नाम क्या था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गांव का नाम था सियाली। मद्रास में सियाली ग्राम में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि 12 अगस्त जो है ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जन्म डेट है। तो 12 अगस्त, तो प्रत्येक साल 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, नेशनल लाइब्रेरियन डे, नेशनल लाइब्रेरियंस डे, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरियन डे, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो भारत में 12 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। दूसरा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो डेथ है, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है ना। मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी आपको 27 सितंबर 1972 में। और कौन सी जगह दोस्तों, वो जगह का नाम है बेंगलोर। कौन से दोस्तों, बेंगलोर। तो बेंगलोर शहर के अंदर 27 सितंबर 1972 में बेंगलोर में इसकी डेथ हुई थी। कई बार एक जगह आया सवाल कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो डेथ है वो कहाँ हुई थी। तो डेथ कहाँ हुई थी दोस्तों, बेंगलोर में हुई थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड, कौन सा अवार्ड दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड। तो ध्यान रखना है आपको कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड, तो पद्मश्री अवार्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, 1957 में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, ये पद्मश्री जो अवार्ड है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1957 में दिया गया था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति कौन थे, तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पद्मश्री अवार्ड हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो 1957 में पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पसंदीदा गुरु कौन था। तो पसंदीदा गुरु थे, ध्यान रखना है कि ईबी रोस। ईबी रोस का मतलब होता है एडवर्ड बर्न्स रोस। एक व्यक्ति का नाम है एडवर्ड बर्न्स रोस, ध्यान रखना।
ठीक है। तो एडवर्ड बर्न्स रोज जो है उनके फेवरेट टीचर थे, और ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के क्या थे, मैथ्स टीचर थे, मैथमेटिक्स टीचर थे। क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी जो एमए है वो एमए किस में की थी दोस्तों, मैथमेटिक्स में की थी। किस में की थी दोस्तों, मैथमेटिक्स में की थी। तो एडवर्ड बर्न्स रोस जो है उनके क्या थे भाई, फेवरेट टीचर थे, पसंदीदा गुरु थे। लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन थे? तो सवाल यहां पर पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के गुरु, तो पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे WCB सेयर्स। कौन थे दोस्तों, WCB सेयर्स थे। जब वो रंगनाथन जो है जब पहली बार लंदन गए थे, तो लंदन कब गए थे, 1924 में। जब पहली बार डॉक्टर रंगनाथन लंदन गए थे 1924 में, तो लंदन में वहाँ पर डॉक्टर रंगनाथन को एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिनका नाम है WCB सेयर्स। तो WCB सेयर्स जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु हैं। लेकिन उनके जो फेवरेट गुरु कौन है, तो फेवरेट गुरु है एडवर्ड बर्न्स रोस है। कौन है दोस्तों, एडवर्ड बर्न्स रोस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 नियम। जिसमें पहला जो नियम कौन सा है दोस्तों, वो है बुक्स आर फॉर यूज। क्या है दोस्तों, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, पुस्तकें उपयोग के लिए है, ठीक है ना। देखिए आपको जो ये 5 जो सूत्र में लिखा रहा हूं आपको कंटिन्यू याद रखना है। क्या करना है दोस्तों, आपको कंटिन्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 में से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कंटिन्यू याद रखना है। दूसरा जो सूत्र है कि एवरी रीडर हिज ऑब्लिक हर बुक, ठीक है ना। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। भाई लाइब्रेरी के अंदर कोई यूजर जाता है, कोई रीडर जाता है, जो किताब वो चाहता है अगर वो लाइब्रेरी में मिलती है तो उसके लिए वो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। भाई एक पाठक वहाँ पढ़ने जाता है, जो किताब वो चाहता है अगर वो लाइब्रेरी में किताब ही नहीं है तो उसके लिए वो लाइब्रेरी यूजलेस होगी। तो इसलिए प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले। और तीसरा है कि एवरी बुक इट्स रीडर्स, प्रत्येक किताब का पाठक हो, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, ठीक है ना। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, मतलब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें, साइंस की भी है, आर्ट्स की भी है, कॉमर्स की भी है, तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। मतलब लाइब्रेरी के अंदर साइंस की किताब पढ़ी है और वहां पर साइंस के विद्यार्थी आते ही नहीं है तो वो किताब पढ़ी पढ़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हर किताब का एक पाठक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो तीसरा जो नियम कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा है सेव द टाइम ऑफ रीडर, ठीक है ना। पाठक का समय बचाओ, पाठक का समय बचाओ। सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। मतलब लाइब्रेरी के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि पाठक परेशान नहीं हो और उसको कम समय में उसकी जो किताब आसानी से मिल जाए, आराम से ढूंढ सके। और उसके बाद 5 और अंतिम जो सूत्र है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्या दोस्तों,
पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बाईलिंगुअल इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपका पेपर भी बाईलिंगुअल ही आएगा। मान लो कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, लेकिन मैं आपको इस तरीके से आदत डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर एक ऐसी हैबिट क्रिएट हो, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक ऐसी आदत डेवलप हो ताकि आपको सवाल को समझने की जो क्षमता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। अगर आप शुद्ध हिंदी के अंदर पढ़ोगे ना तो आप लिख लीजिए कि आपको लाइब्रेरी साइंस का कंपटीशन कभी भी नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मोलॉजी है जिससे अपन को अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपन को वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना कि थ्योरी आएगी। ठीक है ना, अगर मान लो कि थ्योरी में लिखना होता अंग्रेजी में तो एक अलग बात है, लेकिन अपना तो सिर्फ पढ़ना होता, वहाँ पर समझना होता। इसलिए मेरी जो आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो फिर आपको मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है, क्योंकि जो हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं वो सामान्य हिंदी है, लेकिन परीक्षा के अंदर इतनी शुद्ध हिंदी आती है कि आप उस सवाल को आपको आता है, लेकिन उस सवाल को आप समझ नहीं पाओगे और उस सवाल को एग्जाम में गलत करके आओगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझना है ताकि आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 उपसूत्र हैं मैंने बता दिए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और मेरा जो एक टैगलाइन है ऑनलाइन स्कूल इंडिया का, जो एक टैगलाइन है, इस टैगलाइन का नाम है जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए, आज जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जो भी विद्यार्थी जो नए हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि देखिए दोस्तों आप में से 90% वो लोग हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से बैचलर डिग्री या बीलिव किया है। ठीक है ना, तो आप में से 90% लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया है, बीलिव डिग्री की है। तो आपको खुद को पता है कि आपको लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि फाउंडेशन में कौन से टॉपिक होते हैं, आपको पता नहीं है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कितने टॉपिक है, आपको पता नहीं है मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ना है, आपको पता नहीं है कि रेफरेंस सोर्स संदर्भ स्रोत क्या होता है, संदर्भ सेवा क्या होती है, सूचना स्रोत क्या होता है और सूचना सेवा क्या होती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो विद्यार्थी आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है, अगर आप लोगों को वास्तव में लाइब्रेरियन बनना है, वास्तव में इस सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, आपको लिख कर ही आप नोट्स बनाओगे तभी ही आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से विनम्र कर रहा हूं कि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप लाइब्रेरी साइंस में हमेशा कंफ्यूज और डाउटफुल ही रहोगे। ये क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद में महसूस की हुई है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस फील्ड में, तब मुझे पता है कि एक बार अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और एक टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले 4-5 बार रिवीजन करोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी प्रकार का डाउट और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहोगे। मैं आप लोगों से क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे ऐप के अंदर ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है, इस ऐप के अंदर इतना शानदार तरीका जो मैंने बताया है, और वो मैंने बताया है कि सफलता का आधार। देखिए, तो सफलता का आधार में आपको 3 चीज़ों को फॉलो करना है। देखिए, मेरे ऐप के अंदर सबसे पहले उस टॉपिक का वीडियो है। ठीक है ना, उस वीडियो के नीचे क्या दी हुई है, पीडीएफ दी हुई है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पीडीएफ से आप क्या बना लो, नोट्स बना लो। ठीक है ना, जो भी आपका मीडियम है पीडीएफ से आप नोट्स बना लो। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको 20% याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद उसके बाद आराम से वीडियो देखो। ठीक है ना, आराम से वीडियो देखो, इससे क्या हो जाएगा, आपको 40% आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या समझ में आ जाएगा आपको। तो 20 और 40 कितने हो गए, 60%। उसके बाद आप जो है टेस्ट दीजिए।
तो टेस्ट देने से आपको 20% और क्लियर हो जाएगा। तो कुल आपको कितना परसेंट है, कुल आपको टॉपिक जो 80% आपको टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये ठीक है ना दोस्तों, तो आपको 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले नोट्स बनाइए, फिर वीडियो देखिए, देखने के बाद नीचे उसी टॉपिक, भाई आपने जो टॉपिक पढ़ा है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक मुझे कितना याद हुआ है। तो ये चीज पता लगाने के लिए, ये टॉपिक मुझे कितना समझ में आया है, ये टॉपिक मुझे कितना याद हुआ है, तो उसी के नीचे आप उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस का टेस्ट दे दीजिए। जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 30 क्वेश्चन टेस्ट दिए, 30 में से मेरे 24 सही हुए, 25 सही हुए, 26 सही हुए, कितने सही हुए, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। तो इस तरीके से आपका 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप उसी टॉपिक का लाइव एमसीक्यू वीडियो देखिए। क्या देखिए दोस्तों, उसी ऐप के अंदर उस टॉपिक को वापस लाइव एमसीक्यू वीडियो देखिए, जिसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करने के बाद वो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो ही आप जो है लाइब्रेरी साइंस में सफल हो पाओगे, नहीं तो आप लाइब्रेरी साइंस में हमेशा कंफ्यूज और डाउटफुल ही रहोगे दोस्तों। क्योंकि बिहार के जो विद्यार्थी हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 90% ज़्यादा विद्यार्थियों ने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि सर आखिरकार लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़े। और मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस विषय को ऐसे पढ़ा जाता है, वो भविष्य में अगले 6 महीने बाद उसको खुद को महसूस हो जाएगा कि मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूं दोस्तों। तो इसलिए जो संघर्ष और जो अनुभव मैंने सीखा है मेरे जो है समय में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मान लो कोई किताब ही, आजकल आपको पता है एक मार्केट के अंदर एक फॉर्मूला चलने लगा है कि हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स की जो है किताब बनाकर मार्केट के अंदर बेची जा रही है। बिल्कुल आप किताब लेकर आइए, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि वो हैंड रिटन नोट्स लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, और लोगों के द्वारा हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो और आप उसमें से पढ़ रहे हो, आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल आप किताब लेके आ जाओ, किताब लीजिए आप, बहुत सारी किताब है मार्केट के अंदर, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते समय आपके हाथों के द्वारा नोट्स बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने वहाँ पर कहाँ लिखी। और ऐसी कोई किताब नहीं है लाइब्रेरी साइंस के अंदर कि एक किताब पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगह से आपको कंटेंट लाना होगा। हम जो आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं, अलग अलग 7-8 यूनिवर्सिटी से कंटेंट इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े दोस्तों। इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने का फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो मैंने अभी पढ़ाया है। अगर आपने ये टॉपिक अपने रजिस्टर में उतार लिया है, अगर भविष्य में इस टॉपिक से संबंधित 2-4 चीज़ें नहीं आपको अगर कहीं पुराने पेपर में देखने को मिली, कहीं और जगह मिली, तो कम से कम आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मैंने इस रजिस्टर में उतारा है और इस टॉपिक से संबंधित दो नई चीज़ें मुझे देखने को मिली है, 2 नई चीज़ें मुझे जो है समझने को मिली है। उस चीज़ को आप नोट डाउन कब करो, कहाँ करोगे, तो कम से कम आपके रजिस्टर में जहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ होगा, उस टॉपिक के पास जाकर उन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ को आप नोट डाउन कर लोगे। इससे क्या होगा, जब आप भविष्य में उस टॉपिक को रिवीजन करोगे, तो वो चीज़ आपके सामने वापस आएगी और आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और रिवीजन होगा और वापस उस चीज़ को आपको रिकॉल हो जाएगा। यही एक रणनीति है जिसको आपको फॉलो करना होता है दोस्तों। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन देना, और आपका काम है एक अच्छी तरीके से मेहनत करना। तो मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, एक दिन जरूर ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ हो जाएगी, तो एक दिन ये दोनों चीज़ें जो है आपके जीवन में जो है सफलता लाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किताब कब पब्लिश हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए किताब पब्लिश हुई थी 1931 में इस किताब को पब्लिश किया गया था।
अब ध्यान रखना 1928 में तो क्या हुआ था, तो 1928 में प्रतिपादन हुआ था, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है प्रकाशित, तो प्रकाशित कब हुई थी, 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगानाथन। ये डॉक्टर रंगानाथन की पहली किताब है जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा सवाल है कि ऐसा रंगानाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। ये कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर ऐसा रंगानाथन की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहली किताब का नाम क्या है, तो पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है, ये पहली किताब है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पहले संस्करण के प्रस्तावना किसने लिखी थी। प्रस्तावना का मतलब होता है फॉरवर्ड। क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखी गई थी, फॉरवर्ड लिखी गई थी PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा इस किताब की प्रस्तावना लिखी गई थी। उसके बाद पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, पुस्तकालय पुस्तक के प्रकाशक कौन है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है कि इस किताब को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए इस किताब को पब्लिश किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों, माला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माला कहते हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब को पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम है। ये कितने नियम है दोस्तों, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम है। कितना नियम है दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम है। पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम है, 5 नियम है, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले YouTube पर मेरी भी क्लासें हैं और अन्य टीचर की भी क्लासें हैं। तो जिस टीचर के मार्गदर्शन में आप पढ़ना चाहते हो, तो YouTube पर उनकी जो है डेमो क्लासेस ज़रूर देखें। जब डेमो क्लासेस अगर आप देख लेते हो, तो ऐप डाउनलोड करें, ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। जब आप ऐप के अंदर फ्री कंटेंट आपको देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे लाइब्रेरी साइंस किस टीचर के मार्गदर्शन में आपको पढ़नी है। तो मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को प्रेशराइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि जो मैंने 4 साल लाइब्रेरी साइंस में जो संघर्ष किया था, जो अनुभव से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उन चीज़ों को ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से इतना जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मैंने संघर्ष किया है 4 साल। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी 4 साल मेहनत करें। मैं चाहता हूँ कि अगले 6 महीने रोज के 6 घंटे अगर आप मेहनत करते हो, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर इस सब्जेक्ट पे आप अच्छी कमांड प्राप्त कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि रोज का अगर कोई विद्यार्थी एक टॉपिक लिखता है, तो मुझे लगता है कि अगर एक टॉपिक भी लिखता है, तो समझ लीजिए 3 महीने के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और अगले 3 महीने के अंदर वो रिवीजन और टेस्ट देता है, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक असफल और एक असफल विद्यार्थी और एक असफल विद्यार्थी के अंदर क्या होता है। लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता है, वो विद्यार्थी जो है ना, वैकेंसी आने के बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं, और वैकेंसी आने के बाद 1.5-2 महीने में उनका क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। तो आप खुद कल्पना कर सकते हो क्या लाइब्रेरी साइंस को बिलीप लेवल के सिलेबस को 1.5 महीने में पूरा किया जा सकता है। वो केवल एग्जाम तक सिलेबस ही पूरा कर पाते हैं, ना तो उनका प्रॉपर रिवीजन होता है, ना उनका MCQ सॉल्यूशन होता है, तो वो हमेशा असफल हो जाते हैं। तो सफल कौन होता है, सफल वो होता है जो लंबे समय से इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अब 8-10 महीने से वो पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, अब उनको लगने लगा है कि यस अब हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने आपको देना पड़ता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। आप सोचते हैं कि मैं 2 महीने 3 महीने पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों, बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों। और आजकल मार्केट के अंदर जो हैंड रिटन नोट्स की जो किताबें आप लोगों को दी जा रही हैं, किताबें जरूर पढ़ें, लेकिन नोट्स जो हैं दूसरे के बनाए हुए काम नहीं आएंगे।
जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप हमेशा ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस में कंफ्यूज और हमेशा लाइब्रेरी साइंस में डाउटफुल रहोगे, ध्यान रखना। इसलिए नोट्स आपके द्वारा बनाए हुए हैं ना वही काम आएंगे, दूसरे के बनाए हुए नोट्स कभी नहीं काम आएंगे। शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्तों, चाहे कहीं से भी किसी भी लेखक की किताब पढ़े, किसी भी लेखक के आप हैंड रिटन नोट्स पढ़े, लेकिन जब तक 6 रजिस्टर डालकर आप खुद अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते दोस्तों। क्योंकि जो भी लेखक आपको किताब दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक किताब ये पढ़ लो वो आप सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अलग अलग जगह से आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से आपको वो चीज़ें एक जगह पर आपको लिखनी पड़ेगी। हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, उसके बाद 2 पेपर छोड़िए। 2 पेपर इसलिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए भविष्य में कहीं जगह उस टॉपिक से संबंधित कुछ नए सवाल अगर आपको मिल जाता है तो कम से कम आपके पास एक जगह तो होनी चाहिए उस टॉपिक से संबंधित उस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए। तो इसलिए हर टॉपिक के बाद 1-2 पेज छोड़ना होता है ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई चीज़ अगर आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बिहार का जो न्यू अपडेटेड जो कोर्स है वो हमने शुरू कर दिया है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का न्यू कोर्स बिहार लाइब्रेरियन का जो न्यू बैच है, जो न्यू बैच हमने शुरू कर दिया है दोस्तों 16 मई से। 16 मई 2024 से हमने बिहार का जो है लाइब्रेरियन का न्यू बैच शुरू कर दिया है, जिसमें पेपर 1 भी है, उसके नीचे पेपर 2 भी है, ठीक है ना, और तीसरा जो है आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। अब टेस्ट सीरीज 3 प्रकार की है। पहला है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, दूसरा है आपको पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, और तीसरा जो है आपका मेगा टेस्ट। क्या है दोस्तों? मेगा टेस्ट, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी एक नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं कि सर आपको तो बस पैसा कमाना है, कोर्स बेचना है, वैकेंसी आएगी नहीं, वो नहीं आएगी। मैं इस क्लास के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी BLS डिग्री की हुई है तो पहले मुझे ये उद्देश्य बताइए कि भाई आपने BLS डिग्री क्यों की है। अगर आपने BLS डिग्री की है तो आपका उद्देश्य क्या है कि आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो। फिर भी आपको लगता है कि आपको विश्वास नहीं है कि भविष्य में लाइब्रेरियन वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कम से कम नेगेटिव कमेंट ना करके आप है ना लाइब्रेरी साइंस जो ये तैयारी जो दूसरे विद्यार्थी कर रहे हैं कम से कम उनको तो मिसगाइड मत कीजिए। अगर आपको पता है कि आपको अंतरात्मा कहती वैकेंसी नहीं आई है तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपको लाइब्रेरियन वैकेंसी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, दूसरे कंपटीशन की आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर पकड़ रहे हैं, ठीक है। और हमने इस कोर्स की जो है क्या कह सकते हैं, ये कोर्स जो है आप लोगों के लिए 1999, ठीक है ना भाई, 1999 जो इस कोर्स की फीस है, और 1 साल की वैलिडिटी, ठीक है ना, 1 साल की क्या रहेगी दोस्तों, आपकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की वैलिडिटी। मात्र 2,000 रुपये, 1999 है। तो अभी 50% ऑफर चल रहा था, तो अभी आपके लोगों के लिए 50% क्या है दोस्तों, ऑफर है। तो 50% ऑफर चल रहा है बिहार लाइब्रेरियन के लिए 1999, जिसके अंदर 2 तरीके से कोर्स हम करवाते हैं। कितने तरीके से करवाते हैं दोस्तों? 2 तरीके से कोर्स करवाते हैं हम सबसे पहले रिकॉर्डेड कोर्स करवाते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास, उसके साथ हम लाइव MCQ बैच, लाइव MCQ क्लास भी करवाते हैं जिसमें उस टॉपिक का वापस रिवीजन करवाते हैं, और साथ साथ हम उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन इस क्लास को लेने से पहले मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा जो टॉपिक YouTube पर पढ़ाया हुआ है वो भी देखिए, दूसरे टीचर के भी
जो है देख सकते हैं, आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उनके मार्गदर्शन में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो विद्यार्थी जिनको लाइब्रेरी साइंस में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो ये मेरी दोनों किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। इन किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, ये किताब पुराने पेपर पर आधारित है, जिसके अंदर आपको जो है अच्छी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर, किताब के अंदर जो कंटेंट है वो आपको क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। इस किताब को मंगाने के लिए आपको राजदीप बुक डिपो से कांटेक्ट करना होगा, नहीं तो आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप, माई बुक पिकअप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और इस किताब को लिंक अगर आप किताब का चाहिए तो आप जो है एक नंबर दे रहा हूँ 8949992361, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, इस किताब का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, जो मेरे लिए कल्पना से परे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं मुझे इतना प्रेम और स्नेह देंगे, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरा अंतिम रूप से जाते हुए कहना यही है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इस टॉपिक को आप अपने रजिस्टर में लिखिए और लिखने के बाद इसका रिवीजन कीजिए, तब आपको महसूस होगा कि वास्तव में लिखने से कितना याद होता है दोस्तों। कभी भी रेडीमेड चीज़ों पर आप विश्वास ना करें, आप आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर बनने के बाद जब ये चीज़ें आप खुद लिखोगे तब आप बहुत जल्द आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन हमेशा कोर्स पूरा करने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिलाने से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।